नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक्स पल्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको इस किताब के विचारों को समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद हम द माइंड इज एवरीथिंग की पूरी किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने सपनों को लेकर असमंजस में रहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने, लेकिन हर बार कोई नई चुनौती आने पर वह डरकर पीछे हट जाता। अर्जुन का मन उसे बार बार असफलता के डर से रोक देता। वह सोचता, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु, जिन्हें लोग ज्ञान गुरु कहते थे, प्रवचन देने आए। अर्जुन ने उनके प्रवचन में भाग लिया। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जिस दिशा में इसे मोड़ोगे, यह उसी तरफ काम करेगा। अर्जुन ने अपनी समस्या गुरु के सामने रखी। उसने कहा, गुरुजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार असफलता का डर मुझे रोक देता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह डर नया नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोगों ने इसका सामना किया है। अब्राहम लिंकन को देखो। उन्होंने कई बार चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान उठाया और जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय हर बार नई शुरुआत की। इसी वजह से आज उन्हें महान नेताओं में गिना जाता है। गुरु ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी असफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारा डर है। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। रोज सुबह उठकर ध्यान करो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। जब भी डर तुम्हारे मन में आए, उसे चुनौती दो। गुरु ने एक और उदाहरण दिया, क्या तुमने पक्षी को उड़ने की कोशिश करते देखा है? वह कई बार गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। अगर वह डर के कारण उड़ना छोड़ दे, तो क्या वह आसमान में उड़ पाएगा? उसी तरह तुम्हें भी अपने डर को हराना होगा। अर्जुन ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कदमों से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। जब भी कोई मुश्किल आती, वह उसे सीखने का मौका मानता और आगे बढ़ता। कुछ सालों में अर्जुन ने न केवल अपना व्यापार बढ़ाया, बल्कि वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया। अब वह उन्हें सिखाता था कि मन को कैसे नियंत्रित करें और असफलता को अवसर में कैसे बदलें। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अब हम पूरी किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस किताब में हमें मानसिकता के प्रभाव को गहराई से समझाया गया है और यह दिखाया गया है कि सही मानसिकता कैसे हमारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। इस किताब की शुरुआत एक ऐसी गहरी और विचारशील पंक्ति से होती है जो सीधे पाठक के मन को झकझोर देती है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह पंक्ति जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी और प्रभावशाली है। इस वाक्य के भीतर छुपे अर्थ को समझते ही पाठक के मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में हमारा मन ही हमारी सफलता और असफलता का मूल कारण हो सकता है? लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान खींचा है। यह वाक्य न केवल हमारे विचारों, बल्कि हमारे पूरे जीवन पर प्रकाश डालता है। जब पाठक इसे पढ़ता है, तो उसके भीतर एक आत्ममंथन शुरू हो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसकी समस्याओं का असली कारण बाहरी परिस्थितियां हैं या फिर उसका अपना मन। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि हमारा मन ही हमारे जीवन का दर्पण है। यह हमें वही दिखाता है जो हम अपने भीतर सोचते और महसूस करते हैं। यदि हमारा मन सकारात्मक सोच से भरा है, तो यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यह हमें आत्मविश्वास देता है, हमारे सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। लेकिन यदि हमारा मन नकारात्मकता से भरा है, तो यह हमारी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यह हमें डराता है, हमारे प्रयासों को रोकता है और हमें असफलता की ओर धकेलता है। लेखक ने इस वाक्य के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन की सभी चुनौतियों और सफलताओं की जड़ हमारे मन में ही छिपी होती है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि हमारा मन नकारात्मकता की तरफ झुका हुआ है, तो हमारी सबसे छोटी समस्या भी हमें एक बड़ी चुनौती की तरह महसूस होगी।
इस वाक्य की गहराई को समझते ही पाठक के भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वह सोचने लगता है कि उसका मन उसके जीवन में किस तरह से भूमिका निभा रहा है। यह वाक्य न केवल सवाल उठाता है, बल्कि पाठक को खुद से यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या वह अपने मन को अपना दोस्त बना रहा है या दुश्मन। यह पंक्ति सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि यह पूरी किताब का सार है। यह पाठक को यह समझने के लिए तैयार करती है कि यदि उसने अपने मन को जीत लिया, तो उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। चैप्टर 1, मन की शक्ति। इस चैप्टर में लेखक ने विस्तार से बताया है कि हमारा मन हमारे जीवन की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों का स्रोत है। जब हमारा मन सकारात्मक सोच की ओर केंद्रित होता है, तो यह हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की ताकत देता है। लेकिन यदि हमारा मन नकारात्मकता और संदेह से भर जाता है, तो यह हमारे जीवन को कठिन बना सकता है। लेखक ने सरल और प्रेरणादायक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इसे एक घोड़े की लगाम से तुलना की है। जैसे एक प्रशिक्षित घोड़ा अपने सवार को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही एक सशक्त मन हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन यदि घोड़े पर नियंत्रण नहीं है, तो वह सवार को कहीं भी गिरा सकता है। इसी तरह अनियंत्रित मन हमारे जीवन को भटका सकता है। इस चैप्टर में लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक सोच से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। जब आप अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका मन उसी के अनुसार काम करने लगता है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता का संचार करता है। उदाहरण के लिए, एक पर्वतारोही के लिए सबसे कठिन पहाड़ चढ़ने का पहला कदम उसका यह विश्वास होता है कि वह इस चुनौती को पार कर सकता है। लेखक ने एक किसान का उदाहरण दिया है जो हर साल फसल बोने से पहले अपने मन को यह विश्वास दिलाता था कि उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसका यह विश्वास उसे और अधिक मेहनत करने और अपनी फसल को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता था। सकारात्मक सोच के कारण उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। लेखक यह भी बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में हमारा मन ही वह साधन बनता है जो हमें हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आप अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तो आप हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मन को नियंत्रित करना सीखना सफलता की कुंजी है। लेखक ने ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक आत्मसंवाद को मन को प्रशिक्षित करने के सबसे प्रभावी उपाय बताया है। जब आपका मन आपका साथी बन जाता है, तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही है, हमारा मन। चैप्टर 2, सोच का विज्ञान। यह चैप्टर यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारी सोच न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन के अनुभव को भी गहरे तरीके से बदल सकती है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे विचार केवल हमारे दिमाग में चलने वाले वायवीय विचार नहीं होते, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं, जो हमारी शारीरिक स्थिति और हमारे मनोदशा को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन उत्पन्न करता है, जो हमें खुशी, संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच से हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो तनाव और चिंता का कारण बनते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि हमारी सोच हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता को किस तरह प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह किसी काम में असफल हो जाएगा, तो उसका मस्तिष्क उस विचार को सच मानकर उसे मानसिक रूप से निष्क्रिय कर देता है, जिससे वह व्यक्ति अपने प्रयासों में कमी लाता है। इस स्थिति में वह न केवल अपने प्रयासों को कम करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना भी खो बैठता है। नकारात्मक सोच का यह प्रभाव उसे असफलता की ओर खींचता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, तो उसका मस्तिष्क उसे उत्साहित करता है और उसे सफल होने के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी सोच हमारी दृष्टि और हमारे अनुभवों को आकार देती है।
जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हर चुनौती में अवसर और समाधान देखता है। यह हमें जीवन की समस्याओं को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। इसके विपरीत जब हम नकारात्मकता और विफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क केवल बाधाएं और कठिनाइयां देखता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। चैप्टर 3 आदतों का प्रभाव। इस चैप्टर में लेखक ने आदतों के महत्व और उनके हमारे जीवन पर पड़े गहरे प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। लेखक ने इसे समझाया है कि हमारी आदतें हमारे व्यक्तित्व और जीवन के पैटर्न को आकार देती हैं। हमारी आदतें हमारे दैनिक कार्यों का हिस्सा बन जाती हैं और धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। लेखक के अनुसार हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं और अगर हमारी आदतें सही दिशा में हैं तो हमारा जीवन भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। लेखक ने उदाहरण के रूप में यह बताया कि अच्छी आदतें जैसे समय का प्रबंधन, नियमित रूप से व्यायाम करना, अच्छा आहार लेना और अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। यह आदतें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ बनाती हैं। इसके विपरीत बुरी आदतें जैसे आलस्य, समय की बर्बादी और नकारात्मक सोच हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती हैं और हमारी सफलता की संभावनाओं को कम करती हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि आदतों को बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह संभव है। आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि कौन सी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और कौन सी आदतें हमारे लिए फायदेमंद हैं। इसके बाद हमें अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। लेखक ने यह भी बताया कि आदतें धीरे धीरे बदलती हैं और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में शामिल करने लगते हैं तो हमारी मानसिकता और कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इस चैप्टर का संदेश यह है कि हमारे जीवन की सफलता और असफलता का निर्धारण हमारी आदतों द्वारा होता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे जीवन को असाधारण बना सकती हैं। यदि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें तो हम अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयास निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 4 भावनाओं का नियंत्रण। इस चैप्टर में लेखक ने यह विस्तार से बताया है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं। हमारे मन और शरीर में हर दिन विभिन्न प्रकार की भावनाओं का आना जाना रहता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी चिंता और कभी निराशा। ये सभी भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब हम इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह हमारे कार्यों और निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। लेखक ने यह समझाया है कि यदि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उन्होंने इसे उदाहरण से समझाया है, जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को पूरी तरह से समझकर उसे बजाता है, ठीक उसी तरह हमें अपनी भावनाओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा में नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने 2 महत्वपूर्ण उपायों पर जोर दिया है, ध्यान मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण। ध्यान मेडिटेशन को अपने मन और विचारों को शांत करने, भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक स्थिति को संतुलित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका बताया गया है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें नकारात्मक भावनाओं से बचने और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने भीतर झांकना और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना। जब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्यों हम गुस्से में हैं या क्यों हमें दुख हो रहा है, तो हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। यह आंतरिक संवाद हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम यह समझते हैं कि गुस्सा आने का कारण कुछ और है, तो हम गुस्से को ठीक से संभाल सकते हैं और उसे सकारात्मक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं तो हम अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम गुस्से या निराशा में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय गलत हो सकता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं तो हम अधिक स्पष्ट और समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 5, सफलता का मनोविज्ञान। यह चैप्टर सफलता के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है। लेखक ने बताया है कि सफलता पाने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। सफलता का असली रहस्य हमारे मानसिक दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। मेहनत जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमारी मानसिकता सही दिशा में नहीं है तो हम मेहनत के बावजूद सफलता नहीं पा सकते। लेखक ने यह बताया है कि सफल लोग असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि असफलता एक सीखने का अवसर होती है जो हमें अपनी गलतियों से सुधार करने और आगे बढ़ने का मौका देती है। जब हम असफलताओं से घबराते हैं और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानते हैं तो हम अपने रास्ते को कठिन बना लेते हैं। लेकिन सफल लोग इसे एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं और उससे सीखते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि सफलता की कुंजी हमारे मानसिक दृष्टिकोण में है। जब हम अपने दिमाग में यह विश्वास रखते हैं कि हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सफलता की ओर बढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। यदि हम खुद को असफल मानकर पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस विश्वास को सच मानकर हमें प्रयास नहीं करने देता। लेखक ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि एक पर्वतारोही के लिए सबसे कठिन पर्वत की चोटी तक पहुंचने का पहला कदम यह विश्वास होता है कि वह यह काम कर सकता है। यदि वह पहले से ही सोचता है कि वह चढ़ाई के दौरान असफल हो जाएगा तो वह कभी भी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है तो उसका मस्तिष्क उसे पूरे प्रयास और ऊर्जा के साथ सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सही मानसिकता, दृष्टिकोण और विश्वास की भी जरूरत होती है। जब हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है और हम असफलता को एक अवसर मानते हैं तो हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते जाते हैं। चैप्टर 6, आभार और सकारात्मकता। इस चैप्टर में लेखक ने आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को गहरे से समझाया है। उन्होंने बताया है कि आभार का अभ्यास न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा भी दे सकता है। आभार वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन की छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों का आकलन करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेखक ने यह बताया है कि आभार से हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम हर दिन आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता की भावना बढ़ती है और हम हर परिस्थिति में अच्छाई और अवसरों को देख पाते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से न केवल हमारी जीवन शैली बदलती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम कठिनाइयों के बावजूद आभारी रहते हैं तो यह हमारे मानसिक बल को मजबूत करता है और हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। लेखक ने यह भी कहा है कि आभार से हमारे मन में संतुलन और शांति बनी रहती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं और हमें हर स्थिति में अच्छाई नजर आती है। इससे हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। आभार एक शक्तिशाली मानसिकता है जो हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बनाने में मदद करती है। चैप्टर 7, आत्मविश्वास का विकास। इस चैप्टर में लेखक ने आत्मविश्वास के महत्व पर गहरी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि आत्मविश्वास एक मानसिक गुण है जो हमारे विचारों और आस्थाओं से उत्पन्न होता है। यह सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर से आता है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आत्मविश्वास का आधार हमारे मानसिक दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। जब हम अपने आप को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है
और हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें आत्मालोचना की बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। लेखक ने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना और अपनी अच्छाइयों को स्वीकारना। जब हम अपने गुणों को समझते हैं और उन्हें सराहते हैं, तो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा कदम है आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना। जब हम अपने आप से सकारात्मक और प्रोत्साहक बातें करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और मजबूत होता है। तीसरा कदम है छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें हासिल करना। जब हम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्मविश्वास किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास और मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हम अपने सपनों को साकार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। चैप्टर 8 मन को प्रशिक्षित करना। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि मन को प्रशिक्षित करना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जैसा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए रोजाना व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने जीवन में आने वाली मानसिक चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सकें। लेखक का कहना है कि मन को प्रशिक्षित करना मानसिक व्यायाम की तरह है, जिससे हम अपनी सोच, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम जीवन की समस्याओं को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं और उनका समाधान भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हमारी सोच में स्पष्टता आती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, तो हम न केवल अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी समझ सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में 3 प्रमुख तरीकों का जिक्र किया है, जिनसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं: ध्यान, योग और आत्मचिंतन। ध्यान, मेडिटेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं, जो हमें तनाव से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ध्यान से हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं और बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रह सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। योग एक और महत्वपूर्ण तरीका है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। योग की शारीरिक क्रियाएं शरीर को लचीला और मजबूत बनाती हैं, जबकि प्राणायाम और ध्यान से मन को शांत और नियंत्रित किया जा सकता है। योग से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक समग्र उपाय है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक और महत्वपूर्ण तरीका है जो हमें अपनी सोच और भावनाओं का सही आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तो हम अपने भीतर झांकते हैं और समझते हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी सोच और मानसिकता को सुधारने में मदद करती है। आत्मचिंतन से हम यह जान सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और किस दिशा में हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। लेखक ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित करना सीख जाते हैं, तो हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक सच्चाई और संतुलन के साथ कर सकते हैं। जब हमारा मन नियंत्रित और शांत होता है, तो हम किसी भी संकट या चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार और मानसिक स्थिति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यह किताब हर पाठक को अपने जीवन की दिशा में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक का संदेश साफ है कि यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और अपनी सोच में सुधार लाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
इस किताब के जरिए हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की सफलता और संतुलन हमारे मन के नियंत्रण में है और हमें इसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव। अगली बार हम आपके लिए एक और शानदार किताब का समरी लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आप कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं? अपनी पसंद हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपकी पसंद की किताब हम जरूर कवर करेंगे।